नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए दोस्तों ये फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी फिजिक्स में पी बाई क्यू चल रही है, वो भी रेगुलर चल रही है, टॉपिक वाइज चल रही है। ठीक है, तो आज जो आपका टॉपिक है वो न्यूटन की गति है। देखिए न्यूटन की गति में पिछले दिन हमने क्या किया था कि कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे पी बाई क्यूज। आज जो कुछ बचे हुए हैं उसको क्या करेंगे कि खत्म करेंगे आपको बता करके। ठीक है, तो ये जो है आज 20वां दिन है। 19 दिन हमने क्या क्या है कि कंप्लीट करा दिया है। 19 दिन में बहुत सारे टॉपिक हमने क्लियर किया है। जाकर के देख लीजिएगा, उस सबका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। प्लस जो है प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, तो यूट्यूब पे आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट में बना हुआ है, सारा क्लास जो है बना हुआ है, 1 से लेकर के 20 तक की अभी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए साइंस में 25 नंबर पूछे जाएंगे, 25 नंबर के 25 नंबर आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि साइंस में क्या होता है कि देखिए ये एक चीज फिक्स होती है कि साइंस में आप जो पढ़ लिए वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि घुमा करके कहीं से दिया जाता है। तो साइंस अच्छा चीज है, आप आसानी से पढ़ करके इसमें अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं अभी हम उसको एक एक करके डिस्कस कराते हैं, क्योंकि आज आपका न्यूटन के गति के नियम को खत्म कर देंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या करेंगे कि स्टार्ट करेंगे और फिर से चलाएंगे। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बने रहिए अंत तक के, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है दोस्त आपके एग्जाम में काफी बेनिफिट करेंगे, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी वालों का एग्जाम हो। ठीक है, चलिए देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं। देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन दोस्त क्या दे दिया है, ये देख लीजिए दोस्त। ये पहला क्वेश्चन आपको ये चीज दे दिया है इसमें कि बल की परिभाषा किसके आधार पर जो है व्याख्या किया जाता है, व्याख्यात किया जाता है। तो बल का परिभाषा किस नियम पे, न्यूटन के किस नियम पे किया जाता है। पिछले दिन हमने क्या किया था कि बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए थे, उसमें ये भी बता दिए थे कि बल का नियम जो है किसके नियम से आता है। न्यूटन साहब ने 3 गति के नियम दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट जो लॉ था न्यूटन साहब का, उससे क्या प्राप्त होता है कि जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। किसे क्या प्राप्त होता है? जड़त्व का नियम। ध्यान रखिएगा ये चीजें। पहला जो नियम था, ठीक है, पहला नियम से क्या होता है कि जड़त्व का नियम प्राप्त होता है, जड़त्व। दूसरा चीज जान लीजिए कि दूसरा जो नियम था इनका, दूसरा उससे क्या होता है कि संवेग, क्या होता है? संवेग का नियम, इससे मतलब कि संवेग का नियम प्राप्त होता है और बल को समझने में मदद मिलती है। तीसरा जो था ये तीसरा आपका क्या था कि क्रिया प्रतिक्रिया था। क्या था? क्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये 3 नियम जो है न्यूटन साहब ने दिया था। कब दिया था? 1687 ईस्वी में दिया था, अपने एक पुस्तक में उन्होंने दिया था। पुस्तक का नाम क्या था? कभी कभी पूछ देता है, ध्यान रखना है। पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। ये पुस्तक का नाम था, जिसमें 1687 ईस्वी में न्यूटन साहब ने लिखी थी और इसी में ये तीनों गति का नियम उन्होंने दिया था। ठीक है, तो इसी में कहा जा रहा है कि बल की परिभाषा जो है किसके आधार पर व्याख्या किया जाता है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से। किसके? न्यूटन के सेकेंड लॉ से, पहला दूसरा गति के नियम से। ये ठीक है, दूसरा गति का नियम ये चीजें था न्यूटन साहब का, समझ लीजिए। क्योंकि फर्स्ट लॉ आपको पता ही होगा कि जड़त्व का नियम, कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था को तब तक बनाए हुए रखना चाहती है या गति की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाया न जाए। ठीक है, तो ये पहला नियम होता है, इसी को जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। तीसरा नियम आपको पता ही होगा कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बराबर होता है, मतलब जितना फोर्स बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं उतना ही बल जो है वो मेरी ओर भी लगाता है। तो यही क्रिया और प्रतिक्रिया होता है, दोनों बराबर होता है। दूसरा नियम सबको पता नहीं होता है, दूसरा नियम अक्सर आप भूल जाता है, लेकिन याद रखिएगा, आपको बताते हैं कि संवेग में जो परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन, मान लीजिए ये पी हो गया, पी क्या होता है? संवेग। इसमें जो समय लगता है, तो संवेग को परिवर्तन होने में जो समय लगता है वो जो होता है समानुपाती होता है उस पर लगाए गए बल के। तो संवेग में परिवर्तन जो होगा उस पर लगाए गए बल के परिवर्तन, ये समानुपाती होती है। इसी को संवेग का क्या कहते हैं हम लोग? ये नियम कहते हैं। ठीक है, और इसी से बल का क्या होता है कि फॉर्मूला आता है। तो इसी को F बराबर जो है ना, ये क्या करते हैं कि ये P बाई T कर देते हैं। ठीक है, और F बराबर जो है P क्या होता है कि M इंटू V होता है। क्या होता है? P बराबर संवेग क्या होता है? पढ़े होइएगा, M इंटू V होता है। अब बाई T हो गया, तो F हो गया M, गुने इसको V बाई T कर सकते हैं हम लोग। तो F बराबर और M, ये V बाई T जो होता है, ये चीज जान लीजिए कि त्वरण का होता है। किसका? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण, यहां से बल का फॉर्मूला A बराबर M इंटू A आ जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसलिए आपको ये फर्स्ट नंबर आपको आंसर क्या किए थे कि बता दिए थे कि बल का व्याख्या किस नियम से आता है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है, दूसरे नियम से आता है। ठीक है, भूलना नहीं है। एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं।
नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है कि गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं। आपको बता दिए हैं कि गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व के नियम से जानते हैं। जड़त्व के, किसके? जड़त्व के नियम से जानते हैं। ये चीजें जान लीजिए। पहला नियम, पहला जो नियम होगा वो जड़त्व का नियम होगा। ये पहला न्यूटन साहब का पहला नियम जड़त्व का, आपको बता दिए हैं, बार बार रिपीट करते हैं, भूलिएगा नहीं। दूसरा नियम जो है वो संवेग से संबंधित है। और तीसरा नियम जो है, तीसरा न्यूटन साहब का तीसरा नियम जो है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया के, क्रिया और प्रतिक्रिया, ठीक है, उससे संबंधित होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण जो है निर्वासित गैसों के वेग के घात n के समानुपाती होता है, तो n का मान क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। n का मान क्या होना चाहिए? चलिए इसमें पहले समझ लीजिए। ये दिया वेग का घात, किसके वेग का घात? गैसों का। रॉकेट में गैस भरा होता है ना, ईंधन भरा होता है, ठीक है, तो ईंधन भरा होता है, तो ईंधन जलता है तभी तो रॉकेट आगे जाता है, ठीक है। तो वो जो दे दिया है कि रॉकेट के वेग, ये गैसों का जो है वेग का घात दे दिया है n, वो समानुपाती होता है। तो इसमें कहता है कि n का मान क्या होना चाहिए? ये तो रॉकेट का त्वरण। अब ये चीजें जान लीजिए, आपको बताते चलते हैं। जैसे कि दोस्त ये आपका क्या है कि रॉकेट है, क्या है? रॉकेट है। रॉकेट है तो इसमें क्या होता है ना कि ईंधन भरा होता है। क्या होता है? ईंधन भरा होता है। ये ईंधन जो भरा होता है, तो ये ईंधन क्या होता है, यहाँ पे जो होता है काफी छोटा होल होता है। इसी से क्या होता है कि ये जो है, ये गैस क्या होता है कि बाहर निकलता है। और जितनी तेजी से ये गैस बाहर निकलता है, उतनी ही तेजी से रॉकेट को क्या करता है कि ऊपर भेजने का काम करता है। तो ये एक्शन काम करता है। क्या काम करता है? एक्शन काम करता है। ये क्या काम करता है? तो रिएक्शन का काम करता है कि जितना तेजी से नीचे गैस निकलेगा, उतना ही तेजी से झटका देगा रॉकेट को ऊपर की ओर। तो इसमें ये क्या होता है कि ईंधन जो जलता है, तो इसमें ईंधन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है कि ये जलता है। जलने के बाद जो है रॉकेट जितनी तेजी से झटका देता है, उतनी तेजी से ये ऊपर जाता है। तो इसमें जो होना चाहिए, तो इसकी वेलोसिटी, ये रॉकेट का जो वेलोसिटी है जो ऊपर जा रहा है, और ये ईंधन का जो वेलोसिटी है, ये ईंधन का जो वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा, ईंधन का जो वेलोसिटी होगा ये, और ये रॉकेट का वेलोसिटी होगा, ये फ्यूल का है, ध्यान रखना है ये चीजें। ये फ्यूल का वेलोसिटी और ये रॉकेट का वेलोसिटी, ये रॉकेट का वेलोसिटी, दोनों जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि n का मान अगर ले लेते हैं रॉकेट का n, तो n जो होगा वो 1 के बराबर होगा। क्या होगा? 1 के बराबर। जितनी इसकी वेलोसिटी उतनी उसकी वेलोसिटी। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा दोस्त, ये चीज जान लीजिए कि इसमें ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि n का मान जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि रॉकेट का वेलोसिटी और ये ईंधन का वेलोसिटी दोनों इक्वल टू होता है, बराबर होता है। तो n का मान 1 लेते हैं हम, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला नंबर, चलिए अगला नंबर आपको दिखाते चलते हैं। अगला नंबर देख लीजिए। दे दिया है कि एक 70 केजी का आदमी है, 50 न्यूटन का जो है इस पे क्या करता है कि बल से 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा? मान लीजिए 70 केजी का एक आदमी है, 50 केजी का एक आदमी है। 50 न्यूटन से हम उसको धक्का देंगे तो वो मेरी ओर कितने न्यूटन के धक्का देगा? ठीक है, अब कहिएगा कि नहीं 70 केजी का है तो वो ज्यादा न्यूटन से लगाएगा, कम केजी का है तो वो कम केजी से लगाएगा, कम न्यूटन लगाएगा। ऐसा नहीं है, वो लगाएगा उतना ही केजी का, लेकिन मास पे डिपेंड करेगा कि आपका वेट कितना है। वो भले ही ठीक है आपको पीछे नहीं भेज पाएगा क्योंकि आपका मास ज्यादा है, ठीक है, आपका मास ज्यादा है इसलिए आपको पीछे नहीं हटा पाएगा। आपका मास ज्यादा है, आप दूसरे को धक्का दे दीजिएगा, लेकिन बल तो लगाएगा दोनों बराबर लगाएगा, इक्वल बल लगाएगा। जैसा कि आपको देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये मान लेते हैं कि ये जो है कि ये आदमी को मान लेते हैं कि क्या है कि 70 केजी है, मान लेते हैं कि ये 70 केजी का है, ये 70 केजी का है, और ये आदमी मान लेते हैं कि ये 50 केजी का है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये इस पे क्या करता है कि 50 न्यूटन का जो है बल लगाता है, 50 न्यूटन का, और ये इस पे कितना बल लगाएगा, यही सवाल उत्पन्न होता है। देखिए 70 केजी का है, 50 केजी का है, ये धक्का लगाएगा तो इसका मास कम है, ये पीछे जा सकता है, ये 50 न्यूटन का बल लगाता है, लेकिन ये इस पे कितना बल लगाएगा, कितना न्यूटन का बल लगाएगा, ये भी 50 न्यूटन का ही बल लगाएगा। अब कहिएगा कि ये तो इसको पीछे नहीं भेज पाएगा, बिल्कुल नहीं भेज पाएगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है।
तो ये मास की वजह से इसको झटका मतलब कि पीछे हटा देगा, ये मास इसका ज्यादा है इसलिए ये इसको पीछे नहीं हटाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखें। लेकिन बल जो लगेगा दोनों का इक्वल ही बल लगेगा, ये भी 50 न्यूटन का मारेगा धक्का, ये भी 50 न्यूटन का मारेगा धक्का, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कि 50 न्यूटन के बल से ही क्या करेगा कि धक्का एक दूसरे को लगाएगा, ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बताते चलते हैं। इसमें दे दिया है आपको, ठीक है, इसमें आपको ये चीज दे दिया है, चलिए कि न्यूटन के नियम के कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। क्या सिद्ध नहीं होते हैं? न्यूटन साहब के लिए इसमें अच्छा सिद्ध को क्या नहीं होगा? न्यूटन के गति के नियम से संबंधित है, तो न्यूटन के गति से संबंधित है तो ये विश्रांत मतलब कि विराम की अवस्था में, तो न्यूटन साहब ये कहे हैं जड़त्व के नियम में कि कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था में भी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल अप्लाई न कर दिया जाए, या कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में तब तक बना रहना चाहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल लगा करके उसे रोक न दिया जाए। उसी को हम विराम के जड़त्व और गति के जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा ही। दूसरी चीजें जान लीजिए कि क्या सिद्ध नहीं होता है। धीमे चलने पर, धीमे चलो चाहे तेजी से चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलते रहो। ऊंचे वेग के साथ चलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी चलेगा। प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय गति करने पर, ये न्यूटन साहब ने कभी नहीं कहा था कि अगर कोई वस्तु वेग अगर चल रही है तो वो प्रकाश के वेग से चलेगी, वो उसकी तुलना करके चलेगी, ये नहीं होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोदक होता है। तो प्रणोदक क्या होता है ये चीजें जानना है। देखिए प्रणोदक आपको पता है कि प्रणोदक में क्या होता है कि ईंधन फ्यूल्स जो है भरे जाते हैं, ऑक्सीजन उसमें जो है हाइड्रोजन के रूप में जो काफी ठंडा होती है, जिसको क्रायोजेनिक के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि उसमें स्थिर रहता है। कैसे स्थिर रहता है ये आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये रॉकेट है तो यहाँ पे जो ईंधन होती है बहुत छोटे से संकीर्ण होल होती है। यहाँ पे क्या होती है, काफी छोटा होल होता है यहाँ पे संकीर्ण रूप से। यहाँ से क्या होता है कि ये ईंधन जो होता है इसके अंदर जो होता है ये हार्ड रूप में ईंधन होता है। क्या होता है, हार्ड रूप में जो है फ्यूल जो है क्या होता है कि भरे होते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या करता है कि यहाँ पे जलना शुरू करता है, और ये रॉकेट जो है कस करके धक्का देता है, इधर एक्शन का काम करता है। क्या करता है, एक्शन का काम करता है यहाँ पे, ये इस साइड में उतना ही जोर से इसको रॉकेट को ऊपर भेजने का काम करता है जो रिएक्शन का काम करता है, रिएक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे जो होता है ये जान लीजिए कि ईंधन जो होगा, यहाँ पे ये ईंधन की बातें कर रहे हैं हम, किसकी बातें कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण रॉकेट के प्रणोद की बातें कर रहा है। तो प्रणोद जो होता है यहाँ पे, ये प्रणोद, ये क्या होता है कि स्थिर रहता है। ये क्या रहता है, स्थिर रहता है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला दे दिया है इसमें, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। देखिए स्थिर अवस्था में रहे चाहे गति की अवस्था में रहे, उसको अगर मान लीजिए गति की अवस्था में है उसको आप प्रतिरोध कीजिएगा, मतलब रोकिएगा, तो वो जड़त्व के कारण से रोकिएगा। या कोई वस्तु अगर जो है स्थिर अवस्था में है उसको गति में लाना चाहते हैं तो उसको विरोध कर रहे हैं ना आप, तो विरोध कर रहे हैं कि नहीं आपको गति में नहीं रहना है, चलो तुम जो है मोशन में आ जाओ, तो उसके लिए धक्का देंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ना हम, तो वो चीजें मेरा क्या कहलाता है कि जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक के दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ठीक है, आप लोग भी क्या करते हैं कि फिजिकल उछल हुआ होगा कभी, अगर नहीं हुआ होगा तो रनिंग जरूर की होइएगा कि हाई जंप करना है तो उसके लिए क्या खड़े खड़े हाई जंप कर लेते हैं, नहीं ना, उसके लिए क्या करता है कि थोड़ा सा रनिंग लगाना पड़ता है, या लॉन्ग जंप लगाना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ी दूर से रनिंग करते हैं, रनिंग लगा करके एक स्टेप लेकर के हम क्या करते हैं कि उसको छलांग लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी गति का जड़त्व को लंबी छलांग लगाने के लिए हमें मदद मिलता है। गति जो रहती है तो गति के जड़त्व में क्या होता है कि लंबी छलांग लगाने में मदद मिलती है। इसीलिए क्या करते हैं कि कुछ दूर पे हम लोग क्या करते हैं कि रनिंग लेने से पहले दौड़ते हैं, फिर जो है स्टेप लेकर के लॉन्ग जंप या हाई जंप करते हैं। एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दिया है कि मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर जो है डैश के कारण हटता नहीं है, तो किसके कारण नहीं हटता है ये चीजें जानना है। देखिए मेज पर
रखी हुई पुस्तक रहे, ग्लास रहे, कॉपी रहे, किताब रहे, कुछ भी रहे, वो किसके कारण नहीं हटता है? क्योंकि वो क्या होता है कि विराम में रहता है। अब विराम की अवस्था जो होती है वो अपनी विराम के जड़त्व को बनाए रखना चाहती है, जिसकी वजह से वो हटती नहीं है। तो ये जड़त्वता की वजह से, किसकी? इनर्शिया यानी कि जड़त्वता की वजह से एनटीपीसी के एग्जाम में 2016 में पूछ दिया है। जैसा कि मान लीजिए कि ये पुस्तक है, इस पे रखा हुआ है, चार्जर है, मोबाइल है, ग्लास है, ये तब तक मेज पे दोस्त बना हुआ रहेगा जब तक कि इस पे कोई आकर के बाहरी बल ना लगा दे। हम इस पे जब तक इसको झटका नहीं देंगे, क्या करेंगे? जब तक हम इसको क्या करेंगे? झटका नहीं देंगे, बल नहीं लगाएंगे इस पे, तब तक ये ग्लास हटेगा नहीं हटेगा। ये अपनी विराम की, ये अपनी क्या होगी? रेस्ट पोजीशन जो होती है, रेस्ट पोजीशन, उसको क्या करती है कि ये बना करके रखती है। रेस्ट पोजीशन को क्या करती है? बना करके रखती है। तो इसे क्या कहते हैं? रेस्ट का मतलब कि विराम का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व। तो ये अपनी विराम के जड़त्व की वजह से क्या होती है? अपनी पोजीशन को बना करके रखती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं सवाल। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। कहता है कि अविचलित वस्तुओं को आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो कोई भी वस्तु अपनी आराम यानी कि रेस्ट पोजीशन में या समान गति से वेग में चल रही है, तो वो गति में चल रही है, तो उसकी अपनी जो पोजीशन को बनाए रखने की या चलने की जो भी चीजें होती है, उस प्रवृत्ति को जो हम लोग कहते हैं वो जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। विराम में है तो उसको विराम का जड़त्व कहेंगे, गति में है तो उसको क्या कहेंगे? गति का जड़त्व कहेंगे। एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। समान रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक जो है भागना जारी क्यों रखता है? अच्छी बात है। जैसे कि आप देखते होइएगा ओलंपिक में रनिंग करते हुए, तो रनिंग जब करता है या आप अपना रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते हैं तो एक सीमा रेखा होता है कि चलो यहां तक के जो हम क्या करते हैं कि रनिंग करना, जो आएगा फर्स्ट आएगा, इस रेखा को जो पहले पार करेगा, या आर्मी का दौड़ देखे होइएगा, तो क्या वो क्या करता है कि उस सीमा रेखा को पार करने के बाद क्या वही उसके बाद जस्ट स्टॉप हो जाता है? नहीं ना होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो थोड़ी दूर तक के जो है दौड़ता रह जाता है। क्यों दौड़ता रह जाता है ये आपको बताते हैं। दौड़ने का कारण ये चीज होता है कि वो गति उसके जो रनिंग करता रहता है, तो रनिंग करता है तो वो क्या करता है ना कि उसका जड़त्व जो है कायम रहता है। गति का जड़त्व क्या रहता है कि आगे उसको बढ़ाता रहता है। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि गति की जड़त्व उसे आगे बढ़ाने पे मजबूर करती है और जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता रहता है। एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको बताते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि कुछ लड़के यहाँ पे दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने के बाद क्या होता है कि एक सीमा रेखा होती है। सीमा रेखा को मान लीजिए कि अगर पार कर जाए, पार करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे पार करने के बाद अचानक रुक सकता है, नहीं रुकता है, क्योंकि यह थोड़ी दूर तक के क्या होता है कि दौड़ता रह जाता है, थोड़ी दूर तक के दौड़ता रह जाता है। क्यों दौड़ता रहता है? जब दौड़ता है तो दौड़ने के बाद इसमें क्या होता है कि गति का जड़त्व रहता है, और गति के जड़त्व के वजह से ही क्या करता है कि वह कुछ दूर तक के जो है दौड़ता हुआ रह जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो अचानक अगर रुकता है, सीमा रेखा को पार करके अचानक रुकता है, तो वहीं पे गिर सकता है, गिरने के बाद जख्म हो सकता है, उसके चोट आ सकता है, इसलिए अचानक रुकता नहीं है। अंदर जो हार्ट पंपिंग रहता है वो क्या होता है कि तेजी से चलते रहता है, तो हो सकता है कि ब्लीडिंग आ जाए। तो इस वजह से क्या होता है कि वो अचानक रुकता नहीं है, उसको गति का जड़त्व जो है दौड़ने पे आगे जो है मजबूर कर देता है, फिर जाकर के वो वहां पे रुकता है, अचानक उसको रेस्ट पोजीशन में नहीं ला सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला नंबर देखिए, जड़त्व यानी इनर्शिया का नियम जो है किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? ये सर आइजैक न्यूटन साहब के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। कब? 1687 ईस्वी में पूछ दिया जाता है ये चीजें। कौन से पुस्तक में? पुस्तक का नाम पूछ देता है, बार बार बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। पुस्तक का नाम जो था प्रिंसिपिया था, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिक्स था। उसी में इन्होंने न्यूटन साहब ने क्या किया था? 1687 ईस्वी में गति के 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिसमें न्यूटन का पहला गति नियम, न्यूटन का दूसरा गति नियम, न्यूटन का तृतीय गति नियम। तीनों गति नियम के बारे में आपको बता दिए हैं। पहला गति नियम जो है जड़त्व के से संबंधित है, जिसमें जड़त्व के 2 नियम है, जिसमें विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। दूसरा नियम जो है संवेग परिवर्तन, किसी वस्तु पे जो बल लगती है उसमें जो संवेग परिवर्तन होता है, वो दोनों लगाए गए बल और संवेग परिवर्तन दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। तीसरी चीज है कि जितनी भी बल हम किसी वस्तु पर लगाते हैं उतना ही बल जो है वो मेरी ओर लगाता है, यानी कि जितना हम क्रिया करते हैं उतना ही प्रतिक्रिया हमको देखने के लिए मिलता है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। ये तीनों नियम जो है 1687 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन साहब ने प्रिंसिपिया पुस्तक में दिया था। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर क्या है कि मुड़ती है, तो उसमें क्या होता है कि यात्री जो बैठे होते हैं स्वयं को केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, वह बल डैश के कारण होता है।
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कहीं टर्निंग आ गया, तो टर्निंग आ गया तो आप अपने आप को फील कीजिएगा कि हम जो है सेंटर की ओर झुक गए हैं। एक बल है जो हमको खींच रही है, वह बल किसके कारण लगती है? तो वह बल लगती है जड़त्व के कारण। कौन सा बल लगता है ये ध्यान रखिएगा, वो बल लगता है ये बल, अभिकेंद्र बल, इसको ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर ये होगा आपका। अब बल कहेगा कि कौन सा बल लगता है सेंटर की ओर से, तो अभिकेंद्र बल लगता है। जो सेंटर की ओर लगता है उसको अभिकेंद्र बल कहते हैं, सेंटर से बाहर की ओर जो बल लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ध्यान रखना ये चीज, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये मोटरसाइकिल है, तो ये क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि मोटरसाइकिल है और यहाँ पे क्या है कि आपका सेंटर है, क्या है, सेंटर है, ये सेंटर है। तो सेंटर है तो यहाँ पे से इस पे क्या होगा कि एक फोर्स अप्लाई होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, जिस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये किसके कारण ये बल जो है लगता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये बल जो लगता है, ये बल जो महसूस किया जाता है, ये बल किसके वजह से महसूस किया जाता है दोस्त? ये चीज जान लीजिए कि इनर्शिया की वजह से। किसके वजह से? इनर्शिया, इनर्शियल कहिए या इनर्शिया कहिए, उसकी वजह से ये महसूस करता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि झुकता है और ये फोर्स महसूस करता है, जिसे हम लोग इनर्शियल कहते हैं। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है सेंटर की ओर लगने वाला। और सेंटर से बाहर की ओर लगने वाले बल को ध्यान रखिएगा, सेंटर से जब बाहर लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। सेंटर की ओर लगने लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं लोग, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि जब एक गिलास पर रखे हुए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा क्या होता है कि सिक्का जो है गिलास में गिर जाती है, तो यह कथन किसके नियम को व्याख्यात करता है? यह जड़त्व के नियम को व्याख्या करता है। किसके? जड़त्व के नियम को। जैसे कि मान लीजिए कि एक गिलास है, क्या है, एक गिलास मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक जो है ये सीट रखा हुआ है, कोई इस पे क्या है, एक सीट रखा हुआ है, इसी के ऊपर क्या है कि आपका कॉइन्स रखा हुआ है, सिक्का रखा हुआ है। जैसे ही इस सीट को धक्का दिया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, ये सीट हटता है और ये कॉइन्स जो है क्या होता है कि नीचे आ जाती है। तो ये किसके नियम को क्या जो है प्रभाषित करता है, ये चीजें जानना है। तो ये जो प्रभाषित करता है जड़त्व के नियम को, क्योंकि ये तो विराम में रहता है और ये तब तक विराम में रहना चाहेगी जब तक इस पे कोई बाहरी बल न लगा दिया जाए। तो इस पे जैसे ही धक्का देते हैं ये एक बाहरी बल लगता है और ये सीट हटता है, या ये क्या होता है कि सिक्का, अच्छा अंदर सिक्का गिरता नहीं है, अंदर सिक्का, हाँ अंदर सिक्का आ जाता है, सही है, सिक्का तो अंदर ही आ जाता है, ये सीट बाहर चल जाता है, सिक्का उसके साथ में नहीं जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जड़त्व के नियम पे काम करता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसके मध्यम जड़त्व का मान जो है अधिकतम होगा? किसमें जो है सबसे अधिक जड़त्व का मान होगा? तो जिसमें मास या स्पीड जिसमें सबसे ज्यादा होगा उसमें जड़त्व का मान अधिक होगा। ठीक है, तो एक चीज देख लीजिए, कहता है एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच, बिल्कुल नहीं। दूसरा नंबर स्कूटर और बस के बीच, बिल्कुल नहीं। 10 रुपए के सिक्के और 5 नहीं। सबसे हेवी आपका ये है रेलगाड़ी और हवाई जहाज। तो सबसे ज्यादा हेवी ये है, सबसे ज्यादा तेज यही चलता है, इस पे सबसे ज्यादा जरूरत आपको क्या होगा कि अप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, तो इतना क्वेश्चन था जो आज आपका क्या हो गया कि इंड हो चुका है। ध्यान रखना है, क्या हो गया? इंड हो गया आपका, इंड हो गया ये न्यूटन्स लॉ। क्या? न्यूटन्स लॉ आपका इंड हो गया। अब आगे जो चलेगा, तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगी, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको हम ले करके आएंगे, वो भी पी बाई क्यूज। ध्यान रखना है ये चीजें। तो जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगला टॉपिक जो है शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि समय नहीं है, रेगुलर आपको यहाँ पे क्लास चल रही है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट में जितना भी वीडियो है उसको जाकर के आज ही देख डालिएगा। ठीक है, कंटिन्यू बैठ करके, ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, नहीं तो एक बार जो है बहुत सारा प्ले लिस्ट बन जाएगा, फिर देखने में जो है ज्यादा वक्त लगेगा, फिर आपका मन भी नहीं करेगा देखने में। एक सीरीज चलता है तो वहां सही रहता है कि चलो ठीक है सीरीज में देखते चलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और आज हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन लेकर के आएंगे आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने पी बाई क्यूज के रूप में। ठीक है, फिलहाल जय हिंद दोस्तों।